हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मैं आज फिर से आपके सामने और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने आई हूँ पीजीटी टीजीटी कोर्सेज के लिए। ओके, उसके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और हमें उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था पोइट्री के बाद कि ड्रामा और प्रोज में क्या डिफरेंस होता है, उसका कहाँ से डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ और उसके बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने आपको। आज मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एक्ट वाइज डिवाइडेड होते हैं प्लेस। तो हर एक्ट किस बेसिस पे डिवाइड होता है, प्लस हर नॉवेल में जो मैंने प्लॉट कल बताया था आपको, तो प्लॉट होता क्या है। प्लॉट मैंने आपको ये बताया था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है कि एक एक्शन हो रहा है या एक इवेंट हो रहा है, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, तीसरा इवेंट हो रहा है, तो ये मिला के एक नॉवेल या एक प्ले बनता है। ओके, मैं आज आपके सामने पार्ट्स ऑफ अ प्लॉट लेकर आई हूँ कि प्लॉट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब कोई प्लॉट लिखा जाता है या किसी कहानी का कोई सीक्वेंस लिखा जाता है, कोई स्टोरी लिखी जाती है, तो उसमें क्या चीजें पहले आती हैं, क्या चीजें बाद में आती हैं, क्या चीजें मिलके एक कहानी बनाते हैं। लेट्स गेट इनटू दिस, लेट्स स्टडी दिस। ओके, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर हम, जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं ये कह रही हूं कि ये डायग्राम हमारा प्लॉट है। कैसे हमारा प्लॉट है, अब देखिए। पहले आता है एक्सपोजिशन। ये जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ, जो प्लॉट के मैं पार्ट्स बताने जा रही हूँ, ये पार्ट्स काफी एंशिएंट क्लासिक उसमें लिटरेचर में माने जाते थे। उनको जब स्टडी किया अरिस्टोटल ने, तो अभी पोएटिक्स में उन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया था कि इस तरह से होना चाहिए, फिर नेक्स्ट ये होना चाहिए प्लॉट में, फिर नेक्स्ट ये होना चाहिए, फिर नेक्स्ट ये होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। तो जिस तरह से इस तरह से क्या होगा कि सारे जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके प्लॉट का स्ट्रक्चर है, जो भी है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और जो इमोशंस सामने वाले में, क्योंकि लिटरेचर क्यों लिखा जाता है कि वो जो इमोशंस राइटर फील कर रहा है, वही इमोशंस जो रीडर्स हैं या जो ऑडियंस हैं वो फील करें। ठीक है, तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था अरिस्टोटल ने, ताकि ये पता चल सके कि ये इफेक्ट जो लिटरेचर को होना चाहिए, लिटरेचर किसी भी रिटन पीस का, लिटरेरी पीस का, वो इफेक्ट हो इमोशनली, उतना वो मूव कर पाए ऑडियंस को, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसमें चेंजेस होते हैं, मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगी एज आई गो फॉर। ओके, तो ये एक्सपोजिशन होता है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी एक्सपोजिशन क्या होता है। फिर ये वाला आता है राइजिंग एक्शन। ये राइजिंग एक्शन है, आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहां से ऐसे आया, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं जैसे ये पहाड़ जैसा बना हुआ, तो पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं, पीक, PEAK। पीक है, या फिर इसको हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं। किसी भी पहाड़ की चोटी या किसी भी एक्शन का एकदम टॉप मोस्ट नॉच पॉइंट, जिसके बाद आपको पता है कि आप इस डायरेक्शन में नीचे करेंगे, इस डायरेक्शन में नीचे करेंगे, यू डोंट नो, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। ओके, नाउ वी कम टू द फॉलिंग एक्शन। ओके, दिस इज द फॉलिंग एक्शन। हम एक्सपोजिशन से स्टार्ट किया है हमने, हाँ, फिर राइजिंग एक्शन पे गए, यहाँ पे पीक मिला, फिर हम फॉलिंग एक्शन पे गए, और नेक्स्ट हमारा होता है, होल्ड ऑन अ बिट, नेक्स्ट होता है हमारा रेजोल्यूशन। तो पहली चीज मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू लिटरेचर पढ़ा रही हूं, सो दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोजिशन में हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन है,
कौन सा कैरेक्टर दूसरे जो भी कैरेक्टर्स है उसे किस तरह से रिलेटेड है, या हमारा सीन कहाँ पर सेट है, ये सारी चीजें एक्सपोजिशन में आती हैं। यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर हम उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। ये बहुत ही बेसिक पार्ट होता है किसी भी नॉवेल, किसी भी स्टोरी का, किसी भी प्ले का, या किसी भी आपने कोई भी ऐसी चीज लिखी है जो आप सामने वाले को इसमें बांध के रखना चाहते हैं कि अच्छा स्टोरी है तो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो उसी तरह से ये एक्सपोजिशन जो है ये हमारा ये पार्ट है जहां पर हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी सेटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अच्छा ये हिस्टोरिकल प्ले है, कि ये प्रेजेंट टाइम का कंटेम्प्रेरी प्ले है, कि या फिर ये ऐसा प्ले है जो कभी एलियंस के बारे में बात कर रहा है जो कॉन्सेप्ट अभी तक लॉजिकल है ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट, उन सब चीजों। तो एक्सपोजिशन बेसिकली वो पार्ट होता है जहां पर हम बेसिक चीजें अपने रीडर को या अपने ऑडियंस को बता रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर मैंने आपको जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल का बताया, तो अगर हिस्टोरिकल नॉवेल या हिस्टोरिकल प्ले है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइम का, किस एरा का, किस पीरियड का ये प्ले है। फिर अगर आपका कुछ जैसे कि आपकी कोई ऐसी नॉवेल है जहां पर जो कंटेम्प्रेरी नॉवेल है, कंटेम्प्रेरी मतलब जो आज के समय की नॉवेल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा वहां पे उस जगह पे उस समय इस समय की बात है तो फिर ये हो रहा था, आजकल के ज़माने में ऐसा होता है, तो फिर वो लड़की यहाँ गई, फिर वो कैरेक्टर वहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोजिशन में आती है। कौन किसके साथ बड़ा हुआ, कौन किसकी मौसी लगती है। अभी मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी, पर पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर कि ये होता कैसे है। ओके, तो एक्सपोजिशन मैंने बताया कि ये एक्सप्लेनेशन होता है या डेफिनेशन होती है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है, किस समय की बात हो रही है, कैरेक्टर टाइप, किस प्लेस की बात हो रही है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। कई बार लोग इसको स्किप भी करते हैं, बट उसको स्किप करने के साथ साथ उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे आपको अगर आपने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल मैं अगर लुकिंग फॉर अलास्का का एग्जांपल जो कि जॉन ग्रीन की बहुत ही कंटेम्प्रेरी नॉवेल है, अगर मैं उसका एग्जांपल तो अलास्का अपने उसके नाम में आ रहा है तो यू ऑलरेडी नो कि अच्छा ठीक है ये कुछ वेस्टर्न, आप उसकी नॉवेल को उसकी लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न है कि इंडियन है कि किस जगह की लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। तो एक्सपोजिशन ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या है, ये सब कुछ एक्सपोजिशन में आ जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, किताब खोलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कौन कौन किससे रिलेटेड है, कहाँ की बात है। ये एक्सपोजिशन की खास बात ये है कि ये कुछ चैप्टर्स के अंदर या शुरुआती कुछ मिनट, अगर प्ले है तो शुरुआती कुछ मिनट्स के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्सपोजिशन चल रहा है तो फिर चलते ही चला जा रहा है, आपकी आधी बुक चली गई एक्सप्लेन करने में कौन सा राइटर। एक्सप्लेन होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, पर इतना भी डिटेल मत कर दीजिए कि एकदम बिल्कुल आपको जो रीडर है वो एकदम बिल्कुल बोर हो जाए कि यार बार बार आप यही समझाते जा रहे हो, अरे हमें ये तो बताओ, हमें इंटरेस्ट कहाँ आएगा। तो इंटरेस्ट इसके बाद आता है राइजिंग एक्शन में। राइजिंग एक्शन में कैसे, जहां पर आप ये बताते हो कि इनिशियली जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे दिखाए जाते हैं। अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी पर वो मैंने बात दे रखा हुआ है, वो सरप्राइज है आपके लिए। राइजिंग एक्शन में आप छोटी छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हो कि अच्छा इस कैरेक्टर को इसके साथ इनकी नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ये लोग आपस में कुछ, इनका हिस्ट्री ऐसी रही है जहां पे लोग लड़ते रहते थे या फिर इन लोगों को कुछ पसंद नहीं आता था एक दूसरे के बारे में। तो वो पार्ट आपका राइजिंग एक्शन में जाएगा। ऑलराइट, ये राइजिंग एक्शन धीमे धीमे आपको वहां तक ले जाए कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, इन कैरेक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम है, उनको वो जगह नहीं पसंद है जहां पे वो रह रहे हैं, और धीमे धीमे आप इसको लेके जाते हैं पीक तक। पीक क्या पॉइंट, क्या कौन सा पॉइंट होता है? पीक वो पॉइंट होता है जहां पर आप ऐसी जगह पर अपने रीडर को ले जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बना के एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट तक ले जाते हैं। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है कि अब इसके बाद रीडर को नहीं पता है कि क्या हो सकता है। इसी पॉइंट के लिए रीडर वेट कर रहा होता है कि अच्छा अब ये हो गया, तो मतलब अब ये मर्डर हो गया फॉर एग्जाम्पल,
तो अब अगर मर्डर हो गया तो अब क्या, इसके बाद क्या होगा, क्या उसने जो सोचा था जिस वजह से उसने मर्डर, अगर मैं मैकबेथ का एग्जांपल हूँ तो क्या अगर मर्डर हो गया, जैसे हम लोग को दिखाया रहा था राइजिंग एक्शन में, अगर मैं मैकबेथ के एग्जांपल से आपको समझाऊं तो एक्सपोजिशन ये है कि जहां पे बताया जा रहा है कि मैकबेथ कौन है, बैंक को कौन लगता है, मैकबेथ का किंग डंकन मैकबेथ को किस तरह से देखते हैं वो सारा हमारा एक्सपोजिशन में आ रहा है। मैकबेथ इस समय कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्यों किंग उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं, ये सारा एक्सपोजिशन का पार्ट है। फिर हम देखते हैं राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन कहाँ है, यहाँ पे विचेस आ जाती हैं, विचेस आ रही हैं अब वो, और एक्सपोजिशन में विचेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक्सपोजिशन में विचेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। शुरुआत प्ले की यहीं से होती है जहां से विचेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि विचेस हैं कौन और क्या वो प्लान कर रही है, क्या बात कर रही है, उनके आपस की बातचीत बताई गई है। फिर इसके बाद ये राइजिंग एक्शन में क्या दिखाते हैं कि मैकबेथ लड़ाई कर रहा है, वो ऑलरेडी गया हुआ है वहां पे, राजा से फिक्रमंद है उसके लिए। फिर धीमे धीमे और पूरा ये दिखाते हैं राइजिंग एक्शन में कि किस तरह से मैकबेथ को विचेस उसको जो है मोल्ड करती हैं कि नहीं नहीं तुम राजा बन सकते हो, और मैकबेथ के अंदर का जो छुपा हुआ एम्बिशन है, जो वो अभी तक केवल राजा के लिए वॉर्स लड़के पूरा कर रहा था, जो उसका ये था कि नाइटहुड मिल जाए या कुछ इस तरह, वो जो उनका एम्बिशन था वो इस राइजिंग एक्शन में हम ये देखते हैं कि वो चेंज होके अब वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि वो किंग बन जाए। और हम ये देख रहे हैं कि अब लेडी मैकबेथ जो उनकी वाइफ है वो भी उन्हें हेल्प कर रही है कि हाँ ठीक है जो तुम कह रहे हो वो अच्छी बात है और हम दोनों मिलके ये साथ में अचीव करेंगे, तुम राजा बनोगे यहाँ के और मैं क्वीन बनूंगी। तो ये राइजिंग एक्शन हो रहा है वहां पे। फिर हम देख रहे हैं कि पीक कहां पर आ रही है, जहां पर फाइनली उन लोगों ने ये डिसाइड करते करते डंकन को मर्डर कर दिया है। फाइनली डंकन का मर्डर हो गया, बच्चे भाग गए हैं वो जगह छोड़ के, क्योंकि अब मैकबेथ पे उस पे सिर पे खून सवार हो गया है, वो मैकबेथ को मार रहा है, वो बैंको को मारने की सोच रहा है, सब बिकॉज उनको विचेस ने बताया था कि अब उनके बाद कोई किंग नहीं बनेगा। तो वो बहुत परेशान है, इसलिए वो सारा कुछ, ये पीक में ये वाला पार्ट आता है जहां पर वो सबको मरवा रहे हैं धीमे धीमे। अब सब परेशान है कि आगे क्या होगा, कौन अब अगला इंसान होगा जिसे मार दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं। या जो रीडर है वो भी परेशान है कि आखिर ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा कभी। और जो हमें इसके पहले बताया गया था, एक्सपोजिशन में बताया गया था, या जब हमें राइजिंग एक्शन में जब हमें विचेस मिली थी, जब उन्होंने ये बताया था मैकबेथ को कि सिर्फ तुम ही राजा रहोगे, तुम्हारे बच्चे वगैरह राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बैंकों के आगे आने वाली कई पुश्तें वो राजा बनेगी। तो यहाँ पे हम ये पीक देख रहे हैं कि अरे अब पता नहीं, अगर मैकबेथ ऐसे सबको मरवाता चला जाएगा तो क्या कोई बचने पाएगा, क्या कभी ऐसा कुछ होगा कि भाई मैकबेथ के अलावा भी कोई राजा बनेगा, पर हमें नहीं पता अभी तक। तो वो हम उसे पीक कहते हैं। फिर इसके बाद हम फॉलिंग एक्शन में क्या देखते हैं, हमारे फॉलिंग एक्शन में हम ये देख रहे होते हैं कि मैकबेथ को भी अगर उन्होंने मरवाने की कोशिश करी, बट मैकबेथ पहले ही निकल चुके थे, उन्होंने उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, सब कर दिया, और उसके बाद अब धीमे धीमे ये सारी फोर्सेस इकट्ठा हो रही है। तो हमें थोड़ा सा एक ढांढस बंध रहा है कि हाँ होप मिल रही है कि हाँ अब तो कम से कम मैकबेथ के सारे जो गुनाह हैं उनका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, उनका कुछ ना कुछ किया जाएगा, लोग कुछ करने के लिए तत्पर हैं। तो धीमे धीमे फिर ये फॉलिंग एक्शन में आता है कि अच्छा अब धीमे धीमे हर एक चीज जो खुले हुए धागे थे जहां पे फैले हुए थे उन सबको समेटा जा रहा है कि अच्छा अब ये भी हो गया। अच्छा मैकबेथ ने भी सोच लिया कि अपनी फैमिली का बदला लेगा मैकबेथ से धीमे धीमे। फिर हम ये देख रहे हैं फॉलिंग एक्शन में कि जो रानी है यानी कि लेडी मैकबेथ वो पागल हो गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है, वो कैंडल लेके रात भर नींद में जो है चल रही हैं। तो ये सारा कुछ फॉलिंग एक्शन में आ रहा है जहां पे सारे खुले हुए जो धागे, सारे लूज एंड्स जो है प्लॉट के वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक, तो ये फॉलिंग एक्शन है। फिर हम देखते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को एक और वर्ड कहा जाता है जो कि काफी पुराना वर्ड है, डिनोमेंट। डिनोमेंट या रेजोल्यूशन एक ही चीज है जहां पे हम फाइनली हम सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर लेते हैं और ऑडियंस को एक कथारसिस की फीलिंग आती है। कथारसिस इंपॉर्टेंट चीज है। कथारसिस का भी
कैथारसिस का भी एक्सप्लेनेशन एरिस्टोटल ने दिया था। वो फीलिंग जहाँ पे पहले ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पिटी हो रहा है या बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और उसके बाद फाइनली जब सब कुछ अच्छा होने लगता है, जब डेनोमेंट में आते हैं तब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारे लूज एंड्स एक साथ आ चुके हैं, जो बहुत बड़ा जो पीक वाला कॉन्फ्लिक्ट था कि अब राजा मर गया अब क्या होगा, और उसके बाद कैसे वो जो बुरा इंसान है उसको कैसे सजा मिलेगी, वो जब डेनोमेंट में आके रेजोल्यूशन में आके जब वो सॉल्व हो जाता है तो ऑडियंस के अंदर ये अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ अब सही हो गया। तो ये कैथारसिस है। जो सब कुछ बुरा हो रहा था वहां पे मतलब आंसू जैसे आ सकते थे अगर आप उस वक्त होते जिस वक्त की बात है, तो आप खुद देखते कि अरे वो राजा महाराजाओं का टाइम, जब शेक्सपियर ये लिख रहे थे राजा महाराजाओं का टाइम था, तब यही हो रहा था। राजा का खून हो सकता था, राजा को उनके बहुत करीबी लोग धोखा दे सकते थे, तो फिर पूरे राज्य एकदम परेशान हो जाता। तो इस टाइम के अगर इस तरह के टाइम पे आप अगर होते और आपने ये प्ले तब देखा होता और आपकी लॉयल्टी राजा की तरफ होती, आप राजा को बहुत पसंद करते, बहुत प्यार करते क्योंकि वो जनता से बहुत प्यार कर रहे हैं, तो आपको खुद लगता कि अरे इतना बुरा हो गया राजा के साथ, फिर ये हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली आपको अफेक्ट करता। और इमोशनली अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, तो क्या होता है, उससे आंसू आते हैं। तो कैथारसिस बेसिकली वो एक्टिविटी है या वो चीज है जहां पर एरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेन किया कि इतना ज्यादा ऑडियंस को या जो रीडर है उसको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है अपने हीरो के लिए या अपने उस जो सिचुएशन में वो देख रहा है कि लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, इतना दुख हो रहा है उसके लिए कि वो रोने लग रहा है। और उस रोने से उसको जो या रोने के बाद जो भी उसको फीलिंग आ रही है वो कैथारसिस की फीलिंग कि हाँ अब सब कुछ सही है, सुकून की जो फीलिंग आती है वो कैथारसिस है। ओके, लेट्स रिमूव दिस। और अब मैं आपको अच्छा वाला एग्जांपल देती हूँ जो सबसे कंटेम्प्रेरी और सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। इसके लिए मैंने हैरी पॉटर चूज किया है बाय जे.के. रोलिंग। हैरी पॉटर में आप अगर फर्स्ट बुक को ले ले, उसकी सीरीज में 7 बुक्स हैं, पहली बुक की बात करते हैं, एक्सपोजिशन उसमें दिखाते हैं कि हैरी पॉटर या उस नॉवेल में जो लिखा हुआ है जे.के. रोलिंग ने कि हैरी पॉटर आता है, हैरी पॉटर 11 साल का हो गया है, वो अपनी मौसी के साथ रह रहा है, उसको अब पता चल रहा है कि अच्छा मतलब उसकी मतलब मौसी है, और फिर उसके पास एक लेटर आ रहा है, एक ऐसा लेटर आ रहा है जो उसको पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है, पर वो लेटर उसको कोई पढ़ने नहीं दे रहा। उसके घर में उसकी मौसी मौसा उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसे वो पढ़ने नहीं देते हैं। फिर जब हम राइजिंग एक्शन में देखते हैं तो पता चलता है कि उस लेटर के वजह से उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। वहां पर फिर हम हैग्रिड से मिलते हैं जहां पर लोग छुपने की जगह पे गए होते हैं। हैग्रिड हैरी को बताता है कि वो एक विज़र्ड है, वो उसको जादूगर बताता है, जादूगर है। अब वो ये जानना चाहता है कि कैसे इसे पता चला, तो फिर पता चलता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी से उसके लेटर आ रहा है। वो जादूगर है इसलिए उसको ट्रेनिंग चाहिए होगी, जैसे हम सब स्कूल जाते हैं उसी तरह उसको भी स्कूल जाने को मिलेगा, वहां पे वो जादू सीख पाएगा और अच्छे से। तो ये सब हमारा राइजिंग एक्शन में आ रहा है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि स्कूल जाके उससे पता चल रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे ठीक नहीं है जिन्हें वो ठीक करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, वो अब धीमे धीमे और जो भी चीजें चल रही है वहाँ पे फिलोसोफर स्टोन छुपाया हुआ है, किस तरह से हैग्रिड साथ में हैरी को ले जाता है फिलोसोफर स्टोन ग्रिंगॉट से निकालने, ये सारी चीजें राइजिंग एक्शन में आ रही हैं। फिर पीक कब आता है, पीक तब आता है जब हैरी पॉटर ये देखता है कि स्नेप पे ट्रस्ट नहीं किया सकता क्योंकि स्नेप और क्विरल लड़ाई कर रहे हैं। उसे लगता है कि क्विरल बहुत अच्छा इंसान है, वो ट्रोल से जाके बचाता है। ये सब राइजिंग एक्शन पार्ट है, सॉरी, कि वो ट्रोल से हरमाइनी को बचाता है जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं कुछ। फिर पीक पे आता है वहां पे जहां पे उसको लगता है कि अब स्नेप भरोसा करने लायक इंसान नहीं और उसे वो फिलोसोफर स्टोन खुद बचाना पड़ेगा। तो फिर वो वहां जाते हैं जहां पर वो तहखाना होता है और उसके बाद वो फिलोसोफर स्टोन बचाने के लिए पहुंचते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि गड़बड़ स्नेप नहीं था, गड़बड़ क्विरल था, प्रोफेसर क्विरल। तो प्रोफेसर क्विरल से फिर वहां पर बात होती है, लड़ाई होती है। लेकिन जब हम फॉलोइंग एक्शन में ये देखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद हैरी पॉटर वो फिलोसोफर स्टोन वोल्डेमॉर्ट और क्विरल से बचा लेते हैं, तो दैट इज द फॉलोइंग एक्शन। वो धीमे धीमे
कुछ जो फिलोसोफर स्टोन बचाने का था, ये सारी चीजें हमें रिजॉल्व हो गई सारी चीजें। उसके बाद जब हम रेजोल्यूशन में आते हैं तो हम फाइनली देखते हैं कि अब सब कुछ अच्छा है, हैरी पॉटर को यहाँ तक उनको, उनके फ्रेंड्स को और उनको मिला के इतने पॉइंट्स मिल गए हैं कि वो सारे स्कूल में जितने भी और हाउसेस थे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले, जिसकी वजह से हाउस कप हैरी पॉटर के हाउस ग्रिफिंडोर को मिलता है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन है। अगर आपको इससे समझ में आया हो कि प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से प्लॉट चलता है। मैंने आपको एक्ट्स का एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से प्लेज में या ड्रामा में एक्ट होते हैं उसी तरह से नॉवेल में भी प्लॉट होता है। तो एक्ट्स में मैं ये समझा दूं कि अगर आप देखेंगे तो एक्ट वाइज कोई भी प्ले डिवाइडेड होता है। मैकबेथ ही आप कह लीजिए 5-6 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक्ट में यही चीज होती है। एक्ट में आप एक्सपोजिशन लेते हैं, कभी आपको एक्सपोजिशन के भी 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं कि आप भाई फॉलोइंग एक्शन या सॉरी राइजिंग एक्शन के पहले भी आप थोड़ा सा एक भूमिका बांधना चाहते हैं। तो एक्सपोजिशन में आपने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने एक सेकेंड एक्ट लिया जिसमें आपने फॉलोइंग राइजिंग एक्शन को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर आपने एक सेकेंड फिर थर्ड एक्ट लिया जहां पे आपने एग्जैक्टली राइजिंग एक्शन पूरा किस तरह से हो रहा है ये पूरा एक्सप्लेन किया। फिर एक एक्ट में आप पीक दिखाते हैं कि अच्छा ओके ये जो है यहाँ पर आके ये सारी एक्टिविटी हो गई है, अब इसके बाद बहुत मतलब वो एक ऐसा टाइम है जहां पर कुछ और क्या होगा आगे ये ऑडियंस को या रीडर को नहीं पता है। फिर उसके बाद एक्ट वाइज इसको और डिवाइड किया जाता है। अगर आपको इसमें फॉलोइंग एक्शन में 1 एक्ट रखना है, 2 एक्ट रखने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रेजोल्यूशन में तो ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी राइटर है उस प्ले का या उस नॉवेल का, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे चलेगा। ऑलराइट, पोएम में ये जरूरी नहीं है। पोएम कभी भी कहीं भी किसी भी चीज को लेके लिखी जा सकती है, कभी सिर्फ इस चीज को लेके, कभी सिर्फ इस चीज को, उसमें कोई जरूरी नहीं है। आप हीरोइक अगर आप कोई बैलेड वगैरह पढ़ें तो शायद आपको कुछ स्ट्रक्चर इससे सिमिलर मिलेगा, अदरवाइज एपिक में ये स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको। एपिक में ये स्ट्रक्चर मिलता है। अगर आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अगर वो पोइट्री है तो साथ में वो भी है, ड्रामा भी है, या ड्रामा फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं। वो प्रोज भी, आप प्रोज लैंग्वेज नहीं है उसकी, बट फिर भी प्रोज पोइट्री कल मैंने दिया था, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल एपिक्स हो सकते हैं आपके महाभारत और रामायण। ओके, सो ये है हमारा प्लॉट का स्ट्रक्चर: एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, पीक, फॉलोइंग एक्शन, डेनोमेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ऑथर को किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक, ऑथर कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम और आप किसी भी ऑथर के बारे में बात करते हैं कि कोई ऑथर अगर हमें पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें शेक्सपियर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे शेक्सपियर। अगर हमें पता है कि अच्छा ठीक है, शेक्सपियर की बायोग्राफी से भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं टीटीटी पीजीटी में, तो खास तौर से काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। शेक्सपियर की वाइफ कौन थी, शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे, उनके माँ बाप का नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑथर को पढ़ रहे हैं तो हमें उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आपको क्या क्या चीजें किसी भी ऑथर के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि बायोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। बायोग्राफी का मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ होता है और ग्राफी मतलब राइटिंग होता है। तो उनकी लाइफ के बारे में क्या क्या लिखा गया है, उनकी लाइफ किस तरह से लिखी गई है भगवान के द्वारा, ये भी मान सकते हैं। तो बायोग्राफी मतलब लाइफ किस तरह की। तो बेसिकली आप उनकी अर्ली लाइफ या उनकी बर्थ के बारे में बता सकते हैं। बर्थ के बारे में बता रहे हैं कि कब बर्थ हुई थी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब बताया जा सकता है कि कहाँ पे हुए थे। जैसे अगर हम शेक्सपियर का एग्जाम्पल लें तो एग्जैक्टली उनके यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा 1603 का उनका डेट, 1603 का उनका डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है। वो ईयर ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, 1603 उनका ईयर ऑफ बर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। और उनके बाद फिर उनकी प्लेस ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता था। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। तो हमें ये पता चलता है कि 3 महीनों के बाद वो एक भाई थे, उन बहनों के तो चौथे नंबर पे आते थे वो अपने माँ बाप के बच्चों में। तो
इस तरह अपने भाई बहनों में अगर चौथे नंबर पे आ रहे थे तो ये हमें, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि अगर कोई इंसान कुछ लिख रहा है तो किन किन चीजों का उस पे, उसकी लाइफ पे किस चीज का इन्फ्लुएंस था, किस तरह से वो बड़ा हुआ। ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा पता चल पाता है कि इंसान अगर कुछ लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। ओके, फिर हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में बायोग्राफी में और भी पॉइंट्स हैं, बर्थ है, और फिर नेक्स्ट आता है कि आपका पेरेंट्स कौन थे, उनके बारे में पेरेंट्स भी पूछा जाता है। शेक्सपियर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उनके पेरेंट्स का नाम जॉन एंड मेरी था। ये भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि उनके पेरेंट्स का नाम क्या था। देन उनकी जॉब क्या थी, वो क्या जॉब करते थे, प्लस उनकी मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट है, शादी किसके साथ हुई थी। शेक्सपियर की बात करें तो उनकी शादी एन हैथवे से हुई थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आपको और ज्यादा, जब मैं अभी शेक्सपियर और अच्छे से पढ़ाऊंगी तो फिर आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिम। बट अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑथर, मैं शेक्सपियर का एग्जाम्पल लेके पढ़ा रही हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से हम किस एस्पेक्ट को देख रहे हैं उनकी लाइफ के, किस एस्पेक्ट को देख रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस के। तो अभी मैं केवल एक मोटा मोटा एक आइडिया दे रही हूँ कि शेक्सपियर क्या कैसे था, बट इसको और ज्यादा डिटेल में जब मैं शेक्सपियर स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगी, उनके वर्क्स पढ़ाऊंगी, तब मैं स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी। ओके, तो अभी पहले उनकी बर्थ, पेरेंट्स, मैरिज और उनकी स्कूलिंग की भी बात की जाती है, बट शेक्सपियर की स्कूलिंग के बारे में ज्यादा किसी को आइडिया नहीं है, हुई भी थी नहीं हुई थी, होम स्कूल थे, ये किसी को आइडिया नहीं है, तो इसलिए इसके इंडियन रेफरेंस में इसकी बात नहीं की जाती है। बट अदरवाइज दूसरे जो ऑथर्स हैं उनकी स्कूलिंग के बारे में भी बात होती है। फिर हम बात करते हैं उनके चिल्ड्रन की या उनके कॉलेज, स्कूलिंग के बाद ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ की बात आती है, और मैरिज के साथ साथ चिल्ड्रन की भी बारी आती है। स्कूलिंग या कॉलेज एंड मैरिज प्लस चिल्ड्रन, मैरिज हुई और फिर बच्चे कितने थे, कौन थे, क्या थे, ये सब भी बताया जाता है, ये सब पूछा जाएगा, इसलिए ये चीजें याद करना, ये चीजें ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंसेस कई पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। किसी पे किस जो भी ऑथर हम पढ़ रहे हैं उस पे किस किस चीजों का, किन किन लोगों का प्रभाव था, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसेस में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, अदर राइटर्स हो सकते हैं या लिटरेरी फिगर्स हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं। उस समय कंटेम्प्रेरी, उनके कंटेम्प्रेरी जो राइटर जिसकी हम बात करें, जिस ऑथर की बात करें, उनके कंटेम्प्रेरी वहां पे कौन से राजा थे और उनके बच्चे या वो उनके घर में किस तरह का माहौल था। एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं, अब घर के माहौल की बात कर रहे होते हैं, उनकी सोसाइटी में किस तरह का माहौल था, ये भी एनवायरनमेंट में आ जाता है कि अच्छा किस जमाने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इन्फ्लुएंसेस आ जाती हैं। बेसिकली जब हम ऑथर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इन्फ्लुएंस हमारे अदर ऑथर्स हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टाइल की, उस ऑथर की, स्पेसिफिक ऑथर की स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हम शेक्सपियर की बात करें, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया भी है कि शेक्सपियर की राइटिंग में एक बहुत ही खास चीज क्या थी कि वो जब लिखते थे तो उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को पहले तो उन्होंने ड्रामा में लिया और उसके बाद उन्होंने उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया, इतने ड्रामा, इतने सारे प्ले लिखे, ही वाज अ प्ले राइट। तो उन्होंने इतने ज्यादा प्लेस लिखे कि उन्होंने अपने उस स्टाइल को एक बिल्कुल एक फॉर्मल वो दे दिया। तो काफी टाइम तक उनकी स्टाइल को एक स्टैंडर्ड माना जाने लगा, लोग उनके प्लेस देखने जाते थे सिर्फ इस वजह से बिकॉज शेक्सपियर ने लिखा है। तो स्टाइल में उनकी जैसे ये बताया जा सकता है कि उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा। ओके, तो उनकी राइटिंग स्टाइल कैसे थी? इट वाज ब्लैंक वर्स, ही पॉपुलराइज्ड ब्लैंक वर्स इन ड्रामा। सेकेंडली उसमें यह बताया जा सकता है कि उन्होंने जो पोएटिक प्रोस पोएट्री थी
वो उन्होंने अपने नोबल कैरेक्टर्स को दी, या जो हाई क्लास सोशल हायरार्की को अगर जब उन्होंने डिवाइड किया, जब सोशल हायरार्की को दिखानी हुई, रिप्रेजेंट करनी हुई अपने प्लेज में, तो उन्होंने जो राजा थे या जो नोबल मैन थे, जो नाइट्स थे, उनके लिए जो लैंग्वेज यूज करी दैट वाज प्रोज पोएट्री। जो स्ट्रक्चर यूज किया उनके डायलॉग्स का दैट वाज प्रोज पोएट्री। बट जब हम बात करते हैं कि जो लोली कैरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल सोशली ऑन लोअर रंग है लैडर के, सोशल लैडर के लोअर रंग पे जो लोग हैं, जो एकदम मतलब पोर्टर्स हैं या सर्वेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी दैट वाज वेरी कॉमन डे टू डे लैंग्वेज, जो हम और आप यूज करते हैं, जिसमें कोई मेटाफर्स नहीं होते, कोई सिमिलीज नहीं होते। मेटाफर्स और सिमिलीज मैं अलग से पढ़ाऊंगी, अभी नहीं। तो मेटाफर सिमिलीज से वंचित लैंग्वेज की इसका इस्तेमाल किया, प्रोज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज उनकी इम्पोर्टेंट थी, जो सोशल क्लास का डिस्टिंक्शन होता था। फिर हम उनके पॉपुलर वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो शेक्सपियर रोट 35 प्लेज, 154 सॉनेट्स एंड फ्यू पोएम्स। तो अब आप इनके आपने इतने सारे पढ़ लिए, अब इतने सारे तो आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 127 जो सॉनेट्स थे, सॉनेट नंबर 1 to 127, वो एक पेट्रन के लिए लिखा गया है, द पेट्रन हु इज लव्ड बाय द ऑथर। बट और उनको ये माना जाता है कि वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, तो इस वजह से उनके लिए, और वो उनके पेट्रन थे, काफी यंग थे उनसे, बट उनके पेट्रन थे, तो उनको जो है उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उन्होंने इतने सॉनेट्स लिखे थे, 127। उसके बाद जो सॉनेट्स लिखे गए हैं वो किसी डार्क लेडी को उन्होंने वो जो है उनके लिए लिखे हुए हैं, और उसका उनका मेंशन मिलता है। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने अगर सच सॉनेट्स लिखे तो कितने सॉनेट्स लिखे, प्लस पॉपुलर है तो कौन कौन से पॉपुलर है। कुछ सॉनेट्स हैं जो उनके बहुत ही पॉपुलर है, मैं जब शेक्सपियर पढ़ाऊंगी तब मैं उनको पढ़ाऊंगी कि स्पेसिफिकली ये सॉनेट्स है जो आ सकते हैं और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिनको कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है या जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूडेड। ओके, फिर उनके वर्क्स हैं जो कि ड्रामा, स्पेसिफिकली शेक्सपियर को ड्रामा के लिए जाना जाता है, एज अ प्लेराइट जाना जाता है। तो शेक्सपियर के जो ड्रामा है वो किस तरह से डिवाइडेड है, वो हिस्टोरिकल ड्रामास हैं, हिस्टोरिकल प्लेज हैं, या फिर वो कॉमेडीज हैं, या फिर ट्रेजेडीज हैं, या फिर ट्रेजिक कॉमेडीज हैं। इन सब पार्ट्स में उनको मैंने जब ट्रेजेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज, ड्रामा के पार्ट सीखा तो मैंने शेक्सपियर के ड्रामास का ही एग्जाम्पल लिया था, बिकॉज शेक्सपियर इज अ जायंट इन लिटरेचर। ओके, तो यू नीड टू नो दैट। तो पॉपुलर वर्क्स में सॉनेट्स और उनके ड्रामा और पोएम्स भी आएंगे, क्योंकि ल्यूक्रीज एंड एडोनिस उन्होंने लिखी हुई है, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। बट इसके बारे में हम जब शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर उनकी क्रिटिकल रेपुटेशन कैसी थी, प्लस उनके अवार्ड्स में क्या क्या था। जिस समय शेक्सपियर लिख रहे थे उस समय उनकी क्रिटिकल रेपुटेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके लिखे हुए प्लेज काफी ज्यादा ऑडियंस गाने करते थे। मतलब उनके प्लेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो सब लोग आते थे ताकि उनके प्लेस देख सकें। फिर ये क्रिटिकल रेपुटेशन में ये बात आ सकती है, प्लस बेन जॉनसन का उनके अगेंस्ट जो क्रिटिकल रिमार्क था कि ये ऐसे क्रो की तरह हैं जिन्होंने दूसरे स्वान से फेदर्स लेके अपने आप को ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, ब्यूटीफाई किया हुआ है, ये भी उनके क्रिटिकल रेपुटेशन में आ जाएगा। कि उनको क्रिटिक्स किस तरह से देखते थे, उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी वर्क जो लिखते थे, वो उनको किस तरह से देखते थे, और फिर उनके अवार्ड्स क्या थे। तो जिस वक्त शेक्सपियर लिख रहे थे उस वक्त उनके अवार्ड्स वगैरह वहाँ पे मिलते नहीं थे, वो एज फॉर अ पेट्रन काम करते थे, या राजा के लिए या रानी के लिए, एलिजाबेथन एज के थे वो, तो उनको रानी के लिए काम करना होता था। जब भी वो कोई प्ले करते थे रानी को या क्वीन एलिजाबेथ को या जो भी राजा उनके टाइम पे थे उनको, वो अपने प्लेस दिखाया करते थे, उनके कोर्ट में परफॉर्म किया करते थे, तो उनको वहाँ पे पैसा मिलता था। बेसिकली अवार्ड्स तो एज सच उनको लाइफ में नहीं मिले, बट उनके प्लेस आफ्टर हिज डेथ पब्लिश किए गए।
तो उस वक्त पब्लिश करने जैसा कुछ नहीं होता था प्लेस को। प्लेस को केवल ऑडियंस को दिखाया जाता था, जैसे मूवीज होती है ऑडियंस को दिखाने के लिए बनती है। तो उस समय तक प्लेस वो रिटन फॉर्म में और वो पब्लिश नहीं होता था, उसकी किताबें नहीं बनती थी, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता था, तो अवार्ड ऐसा नहीं मिले। बट उनका क्रिटिकल रेपुटेशन पढ़ना, अगर किसी ऑथर को अवार्ड नहीं भी मिले तो उनका क्रिटिकल रेपुटेशन पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं लेटर ईयर्स एंड डेथ। लेटर ईयर्स एंड डेथ इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी जो दिन थे, आखिरी साल थे, जब उन्होंने काम करना या तो छोड़ दिया या जब काम कर रहे थे और बीच में किसी काम में, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का भी एक प्ले है जो वो आधा ही लिख कर गए हैं, पूरा नहीं लिख पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लेटर ईयर्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनके पास उनके बच्चे थे नहीं थे, वाइफ थी नहीं थी, पावर्टी में थे कि ठीक ठाक कंडीशन थी फाइनेंशियली, ये सारी चीजें देखनी होंगी। फिर उसके बाद उनकी डेथ कहाँ पर हुई, कितनी उम्र में हुई, और उनको कहाँ पे बैरी किया गया, कहाँ पे उन्हें दफनाया गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी ऑथर के बारे में। उनका बायोग्राफी, उनके ऊपर किन किन चीजों का इन्फ्लुएंस था, उनकी स्टाइल कैसी थी लिखने की, उनका पॉपुलर वर्क्स क्या क्या थे, क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए भी, और क्या क्या वैसे भी उनको काफी ज्यादा किसी चीज के लिए किसी राइटर को बहुत ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला होता है तो वो भी उनका पॉपुलर वर्क बन जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि अच्छा किसी क्रिटिक ने उनके बारे में ये लिखा तो क्यों लिखा होगा, तो ये सारी चीजें पॉपुलर वर्क्स में आ जाएंगी। फिर आपको क्रिटिकल रेपुटेशन पढ़नी पड़ती होगी कि उनको दूसरे क्रिटिक्स ने क्या, ये सब क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपके पीजीटी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हुए तो उसमें क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि उनकी फला क्रिटिक ने उनके बारे में ये लिखा था, तो मतलब ये किसके बारे में लिखा गया, तो आपको चूज करना होता है कि शेक्सपियर के बारे में लिखा था कि किसी भी ऑथर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। किसी न किसी दूसरे ऑथर ने उनके बारे में कुछ बताया होगा या उन्होंने किसी दूसरे ऑथर के बारे में कुछ बताया होगा, तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में आपके हैं और आपको पढ़नी चाहिए। फिर आपको लेटर ईयर्स एंड डेथ के बारे में पढ़ना होगा कि भाई वो अंत में, अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम कुछ सालों में वो किस तरह की जिंदगी जी रहे थे, अपनी वाइफ के साथ थे, बच्चों के साथ थे, फैमिली का सपोर्ट था कि नहीं था, फिर वो अपने मतलब किस तरह का जीवन था, बेसिकली पावर्टी में थे, फाइनेंशियली कैसे थे, क्या उनके प्लेस तब भी पब्लिश हो रहे थे, पब्लिश होते हुए एक्सीडेंट से डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, कब हुई, कितनी उम्र में हुई, किस साल में हुई, किस सन में हुई, और उसके बाद कहाँ पे उनको दफनाया गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। नाउ लेट्स रिकैप जल्दी से कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट ऑफ अ प्लॉट, जो कि पीक या जो कि एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है और हमारे पास डेनोमेंट तक जाता है। एक्सपोजिशन से डेनोमेंट के बीच में हमारे पास एक्सपोजिशन से स्टार्ट करते हुए राइजिंग एक्शन होता है, वहां से राइज करते हैं, फिर हम पीक पे पहुंचते हैं, फिर हमारे पास फॉलिंग एक्शन होता है, फिर हमें फाइनली रिजॉल्व करना होता है। इसके मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, सो ठीक से आप एक बार समझ लीजिए तो आपको पूरे प्ले या पूरे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्लस इसके साथ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हर बार जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न ही फॉलो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कोई ऐसी नॉवल पढ़े जो डिटेक्टिव नॉवेल्स होती हैं, उसमें यूजुअली ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस, उसमें एक्सपोजिशन राइजिंग एक्शन के बाद आता है, ठीक है, या फिर वो एक्सपोजिशन को और फॉलिंग एक्शन को मैच कर देते हैं या साथ में उनको कंबाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मिस्ट्री ज्यादा बनानी है। जो मिस्ट्री नॉवेल्स होती हैं उसमें भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि ओल्ड क्लासिक नॉवेल्स की बात नहीं करें, जो बहुत कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप शर्लॉक होम्स वगैरह पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि शर्लॉक होम्स की और वॉटसन की दोस्ती काफी टाइम बाद हुई थी, तो वहां पे एक्सपोजिशन पहले नहीं आया। शेक्सपियर और शर्लॉक होम्स और वॉटसन किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड थे ये बाद में आता है। पहले उसमें जो भी केस है उसके बारे में बताया जाता है और केस के बारे में पूरी जानकारी एक बार में नहीं दी जाती। कौन किसका क्या था, ये चीजें मिस्ट्री बनाने का काम करती है, इसलिए उनको बाद में रखा जाता है। और यूजुअली फॉलोइंग एक्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ रखा जाता है ताकि उसे मिस्ट्री डेवलप हो सके। तो जरूरी नहीं कि हर प्ले, हर नॉवेल ये स्ट्रक्चर फॉलो करे। प्ले या उसकी जो भी नॉवेल है उसका क्या जॉनरा रहेगा, वो किस जॉनरा की नॉवेल है,
क्या उसका टाइप है नॉवेल का, किस तरह की, अगर मिस्ट्री है, अगर डिटेक्टिव है, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके अलग अलग यूज कर सकते हैं। दैट इज टोटली ऑन द ऑथर, और आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या स्ट्रक्चर है उसके प्लॉट का। तो जब भी मैं कहती हूँ कि प्लॉट क्या है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि लिटरेरी वर्क्स को कैसे पढ़ा जाएगा, किसी भी ऑथर का जो भी लिटरेरी वर्क है उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, और क्या क्या चीजें आप उसमें स्पेसिफिकली आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो कि मैंने उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है आप लोगों के लिए कि इतने टाइप्स के होते हैं। और उसके बाद मैं उसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। मैं एक ही दिन में सारा बैठा के पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं जैसे जैसे पोएम्स वगैरह पढ़ाते जाऊंगी, मैं धीमे धीमे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाते जाऊंगी। बट नेक्स्ट क्लास में उसके डिविजन्स पढ़ाऊंगी कि किस तरह से उसको डिवाइड किया गया, प्लस ये पढ़ाऊंगी कि क्या क्या उसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देके कि क्या मतलब होता है इन सबका, ताकि आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू बैक हियर। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।